नवंबर 22, 1999 डेली जंग न्यूज़ दफ्तर के बाहर एक पैकेट आता है जो इस पर लिखे हुए नाम मुताबिक जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो कि इस वक्त डेली जंग न्यूज़पेपर के चीफ क्राइम रिपोर्टर होते हैं। जमील चिश्ती जब इस पैकेट को खोलते हैं तो उसे इसके अंदर से 85 बच्चों के पिक्चर्स और एक खत मिलता है जिस पर लिखा होता है, आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का मकसद पूरा होता है। मैं आपको इन तमाम बच्चों के पिक्चर्स, नाम और पते भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार के जरिए लोगों को बताएं कि मैंने कितना बड़ा जुर्म किया है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद जमील चिश्ती बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि हो सकता है कि कोई आदमी इस शख्स को फंसाने की कोशिश कर रहा हो, और दूसरी तरफ वो ये भी सोचता है कि हो सकता है कि इस आदमी ने ये इतना बड़ा जुर्म किया हो। इस खत को पढ़ने के बाद जमील चिश्ती अपने कैमरामैन के हमरा इस खत पर लिखे हुए पते पर पहुंच जाता है। जहां पर पहुंचने पर जमील चिश्ती देखता है कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है। इसके बाद जमील चिश्ती हमसायों से बातचीत करता है और इनकी दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। घर में दाखिल होने के बाद जमील चिश्ती घर की तलाशी लेता है तो उसे एक कमरे के अंदर 85 बच्चों के जूते मिलते हैं और एक थैला मिलता है जो कि बच्चों के कपड़ों से भरा हुआ होता है। इसके अलावा इन्हें एक कमरे के अंदर बहुत सारे ड्रम्स मिलते हैं जिनके अंदर एसिड होता है और इसमें से बहुत ही ज़्यादा बदबूदार स्मेल आ रही होती है। इसके अलावा इन्हें दीवार पर कुछ लटके हुए कार्ड्स मिलते हैं जिनमें से एक पर लिखा होता है, मैंने जानबूझकर कुछ बॉडीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया ताकि अथॉरिटीज़ इनकी तस्दीक कर सकें। इस सारे मामले के बाद जमील चिश्ती अपने अखबार के जरिए इन बच्चों के वालिदैन को इत्तला पहुंचाता है जिनके नाम और पते खत में दिए हुए होते हैं। इसके बाद इन फैमिलीज़ की इस घर के सामने भीड़ लग जाती है जिनके वो बच्चे होते हैं। इसके बाद पुलिस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े मिशन का आगाज़ करती है एक आदमी को पकड़ने के लिए, और पहले ही दिन जावेद इकबाल के 4 साथियों को सोहा से गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिनमें से एक पुलिस की मार से बचने के लिए खिड़की से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेता है। दिसंबर 30, 1999 जावेद इकबाल डेली जंग न्यूज़ दफ्तर के बाहर आता है और अपने आप को सरेंडर करता है और कहता है कि मैं हूं जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है और जो कुछ भी मैंने किया है मुझे इस पर कोई गिला नहीं है। इसके बाद जावेद इकबाल अगले कुछ घंटे डेली जंग न्यूज़ के जर्नलिस्ट के साथ गुजारता है और इन्हें सारे वाक़े की हकीकत बताता है कि किस तरह से उसने 100 बच्चों को एक एक करके एसिड के ड्रम्स के अंदर डालकर मार डाला है। को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? थोड़ी देर के बाद पुलिस डेली जंग न्यूज़ के दफ्तर को चारों तरफ से घेर लेती है और जावेद इकबाल को अपनी कस्टडी में ले लेती है। इंक्वायरी करने पर जावेद इकबाल पुलिस को सब कुछ बताता तो है, लेकिन यहाँ पर भी वो पुलिस को ही कसूरवार ठहराता है और बताता है कि किस तरह से वो पुलिस की तरफ से नाइंसाफी का शिकार था। दरअसल जावेद इकबाल अमीर बाप की छठी औलाद था और अपने बड़े बहन भाइयों से कंपैरिजन करते हुए उसके अंदर स्वेयर एग्रेशन पैदा हो गया था, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। अगर कोई भी इसको इसकी मर्जी की चीज़ें लाकर नहीं देता था तो वो अपने ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देता था। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से पास आउट होने के बाद इसके वालिद ने इसको लोहे का कारोबार सेटअप करके दिया, जहाँ पर जावेद इकबाल ने काम करने के लिए बच्चों को ही रखा। इसकी एक वजह तो ये थी कि बच्चों को तनख्वाहें बहुत कम देना पड़ती थी, और दूसरी वजह यह थी कि जावेद इकबाल वाज होमोसेक्सुअल एंड पेडोफिलिक अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन। इसके बाद जावेद इकबाल ने एक गेम शॉप भी इसी मकसद के लिए खोली। गली के बच्चे इस गेम शॉप पर गेम्स खेलने आते, जावेद इकबाल जानबूझकर 100 का नोट फर्श पर फेंक देता ताकि बच्चे इसको उठाएं और वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। और बिल्कुल इसी तरह जब कोई बच्चा इस 100 के नोट को उठाता तो जावेद इकबाल सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा करता और इनमें से एक एक को प्राइवेट रूम में ले जाकर इनके साथ नाजेबा हरकत करता, जिसके बारे में बच्चों ने अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया और इन वालिदैन ने अपने बच्चों को गेम शॉप पर जाने से मना कर दिया। इसके अलावा जावेद इकबाल ने एक एक्वेरियम और जिम भी इसी मकसद से खोली। लेकिन जावेद इकबाल की ज़िंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आता है जब जावेद इकबाल एक रात दाता दरबार से एक 18 साल के बच्चे को अपने घर लाता है। वो इसके साथ ज्यादती करता है। रात को जब जावेद इकबाल सो रहा होता है तो वो बच्चा गन के पिछले हिस्से की मदद से जावेद इकबाल के सर पर वार करता है और जावेद इकबाल जख्मी हो जाता है। बच्चे के शोर मचाने पर मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं और वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो वो देखते हैं कि फर्श पर बहुत ज्यादा ब्लड होता है और जावेद इकबाल के सर से भी ब्लड निकल रहा होता है। इंक्वायरी करने के बाद जावेद इकबाल पर रेप का चार्ज लगता है
اور پولیس اس کو 100 کوڑے مارنے کی سزا دیتی ہے۔ جب جاوید اقبال کو یہ سزا دی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور کومے میں چلا جاتا ہے۔ اب اس سب کے بعد جاوید اقبال کی فیملی کی ریپوٹیشن کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی ماں جو کہ جاوید اقبال کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ روتی ہے اور پریشان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ جب جاوید اقبال کومے سے باہر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کی وجہ سے مر گئی ہے، تو جاوید اقبال ایک جانور بن جاتا ہے اور بدلہ لینے کا سوچتا ہے۔ اس سب کے دوران جاوید اقبال کی مالی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ ایک رینٹل ہاؤس 13B راوی روڈ شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں سے اس کے بدلے کا آغاز ہوتا ہے۔ میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا جس طرح سے میری ماں روئی ہے، 100 کوڑوں کا بدلہ 100 بچوں سے۔ لیٹ 1999 جاوید اقبال اپنے مشن کا آغاز کرتا ہے اور صرف 15 دن کے اندر لاہور شہر سے 100 بچے غائب ہو جاتے ہیں۔ جاوید اقبال ان بچوں کو پکڑ کر لاتا، ان کو بہت ہی زیادہ اچھا خاصا کھلاتا، اس کے بعد ان کی تصویریں لیتا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا اور اس کے بعد ان کے گلے میں چین ڈال کر ان کو مار ڈالتا اور ان کی باڈی کے ٹکڑے کر کے ان کو ایسڈ کے ڈرمز میں ڈال دیتا۔ وہ اس طرح سے ہر ایک آنے والے بچے کے ساتھ کرتا رہا یہاں تک کہ 100 پورے نہیں ہوئے۔ پولیس کو سب کچھ بتانے کے بعد ان باڈیز کی تصدیق کی گئی اور صرف 75 باڈیز کی تصدیق ہو سکی کیونکہ باقی کی باڈیز مکمل طور پر ایسڈ کے اندر ختم ہو گئی تھی اور ان کی تصدیق نہ کی جا سکی۔ فیبروری 18, 2000 جاوید اقبال اور اس کے 3 ساتھیوں ساجد کو 686 سال قید، ندیم کو 186 سال قید اور صابر جو کہ 12 سال کی عمر کا تھا اس کو 42 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس کے علاوہ جاوید اقبال کو مینار پاکستان پر ان فیملیز کے سامنے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اس نے ان بچوں کو مارا تھا اسی چین سے جاوید اقبال کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پھانسی کی سزا دینے کے بعد اس کی باڈی کو 100 ٹکڑوں میں کاٹا جانا تھا اور پھر ان کو ایسڈ کے ڈرمز میں ڈالا جانا تھا۔ اس سزا کو سنا جانے کے بعد فوراً NGOز الرٹ ہو جاتی ہیں اور اس وقت کے انٹیریئر منسٹر اس سزا کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن قرار دیتے ہیں۔ فوراً NGOز بھی جاوید اقبال کی مدد کو وہاں پہنچتی ہیں۔ اس سارے معاملات کے بعد وہ کچھ ہوا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اور اکتوبر 9, 2001 جاوید اقبال اپنے ایک ساتھی ساجد کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل کے بلاک نمبر 7 میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ ابتدائی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جاوید اقبال اور اس کے ساتھی ساجد نے اپنے کپڑوں کا پھندا بنا کر خودکشی کی تھی، لیکن بعد میں جو رپورٹس آئیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے تقریباً 10 سے 2 بجے کے دوران جیل کے سارے کیمرے بند تھے اور گارڈ بھی سو رہا تھا، جو کہ ہم سب کو شک میں ڈالتا ہے کہ کیا واقعہ ہی ان دونوں نے خودکشی کی تھی یا پھر ان کو مار دیا گیا تھا۔ تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔